दोस्तों, क्या हुआ जब डीएम साहिबा कुंभ मेले में स्नान करने पहुंची थी और वहां उनका तलाकशुदा पति अब नागा साधु बनकर भीख मांग रहा था तो उसका सामना हुआ था। इसके बाद डीएम मैडम ने जो किया उसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। ये घटना उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर की है, जहां एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में एक बेटी का जन्म हुआ था और परिवार में पहले भी कई लड़कियां जन्मी थी। और जब फिर से उस लड़की का जन्म हुआ तो उस परिवार के लोग मायूस हो गए और सभी को बेटा चाहिए था, लेकिन बेटी के जन्म पर कोई खुश नहीं था। बच्ची का नाम कविता रखा गया था और कविता के पिता का नाम दीनदयाल और माँ का नाम सावित्री था। कविता बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थी। वो प्रयागराज के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई करती थी और हमेशा अपनी कक्षा में सबसे ज़्यादा अंक लाकर पास होती थी। उसके स्कूल के शिक्षक अक्सर उसके माता-पिता से कहा करते थे कि उनकी बेटी बहुत होशियार है, इसका भविष्य उज्जवल है और उन्हें सलाह देते थे कि कविता को आगे पढ़ाएं ताकि वो एक अच्छी नौकरी कर सके। लेकिन उसके पिता हमेशा कहा करते थे, ये तो एक लड़की है, इसे क्या आगे पढ़ना है, ये पढ़ लिख कर क्या करेगी, इसे तो ससुराल जाकर चूल्हा चौकी ही संभालना पड़ेगा, इसीलिए इसे पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर उसकी माँ सावित्री अपने पति से लड़ाई झगड़ा करके उस कविता को पढ़ाती थी और पढ़ाती आई थी और धीरे-धीरे समय बीतता रहा और अब कविता 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। उसकी लगभग उम्र 16 साल की थी, तभी समाज के कुछ लोग कविता के लिए रिश्ता लेकर आए और उसके माता-पिता और उसके दादा-दादी के पास आए और ये सुनकर कविता बहुत दुखी हो गई, क्योंकि उसकी जो उम्र अभी सिर्फ़ 16 साल की थी, लेकिन उसके पिता दीनदयाल बहुत खुश थे क्योंकि लड़के वाले एक अमीर ख़ानदान से थे और वो चाहते थे कि जल्दी से कविता की शादी करके इस ज़िम्मेदारी से मुक्त हो जाएँ। कविता के दादा-दादी भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए, लेकिन उसकी माँ सावित्री अभी भी उदास थी। सबने बिना कविता की रज़ामंदी पूछे, उनकी पसंद नापसंद जाने बिना ही इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। लड़के की उम्र करीब 19 साल की थी, जबकि कविता की सिर्फ 16 साल की थी। जब कविता को पता चला कि उसकी शादी के लिए रिश्ता तय कर दिया गया है और कुछ दिनों में उसकी शादी होने वाली है, तो बहुत दुखी हुए गई और उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे आगे पढ़ाई करनी है, मुझे अभी 11वीं और 12वीं की परीक्षा भी देनी है, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मुझे शादी नहीं करनी है। लेकिन उसकी माँ सावित्री भी क्या कर सकती थी, वो भी अपने सास-ससुर और अपने पति के आगे मजबूर थी और एक दिन उन्होंने अपने पति दीनदयाल से कहा कि अभी कविता शादी नहीं करना चाहती है, उसे पढ़ाई करने दीजिए, इसकी शादी हम बाद में करवा देंगे। और ये सुनकर दीनदयाल बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने सावित्री से खूब मारा और प्रताड़ित किया। कहते हैं कि तू ही इस लड़की को बिगाड़ रही है, बड़ी होकर ये किसी लड़के के साथ भागकर शादी कर लेगी और मेरा नाम समाज में डुबा देगी। इससे अच्छा है कि अभी इसकी शादी करके इसकी समस्या से छुटकारा पा लूँ। और ये सब सुनकर कविता बहुत दुखी हो गई और अपनी माँ को मार खाते हुए देखकर वो भी पिघल गई और शादी के लिए हाँ कर दी। और इसके बाद उसकी 10वीं की परीक्षा हुई, जिसमें वो अच्छे नंबरों से पास हुई। लेकिन अब उसकी शादी की तारीख पास आ गई थी और उसे ये बाल विवाह करना पड़ा, जो वो नहीं चाहती थी। और शादी के अगले दिन कविता ने अपने पति से बात करने के लिए कोशिश की, लेकिन उसका पति ना उसकी ओर देखता था और ना ही उसके करीब आता था। शादी के बाद भी दोनों के बीच दूरियां बनी रही। कविता अपने सास ससुर और अपने घर के अन्य लोगों की सेवा करती थी और वो सुबह जल्दी उठकर खाना बनाती थी, घर की सफाई करती थी और धीरे धीरे उसके सास ससुर भी उसके प्रताड़ित करने लगे और आए दिन उसे ताने मारते थे, ढेर सारा काम करवाते थे। अब उसका पति भी धीरे धीरे प्रताड़ना में शामिल हो गया और वो रोज रात को शराब पीकर आता और कविता को परेशान करता और बिना किसी बात के शोषित करता और परेशान करता था। कविता धीरे धीरे बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। एक दिन वो अपने माता पिता के घर जाती है और जहाँ वो अपनी माँ और अपने पिता को अपने साथ हो रहे अत्याचार के बारे में
में बताती है, लेकिन उसके पिता उसका साथ नहीं देते थे और कहते थे कि जैसा तेरे सास-ससुर कहें तू वो वैसा ही कर और अपने पति से ज़्यादा झगड़ना मत किया कर। ऐसा कहकर ये कविता को ससुराल वापस भेज देते हैं। अब ना तो उसके पिता उसकी सहायता करते थे और ना ही कोई उसका पक्ष लेता था। ससुराल उसकी पूरी तरह से नर्क बन चुका था और एक दिन कविता की मुलाकात उसकी सहेली सरोज से होती है। सरोज कहती है कि तेरा 10वीं का रिज़ल्ट आ गया है। तूने पूरे बोर्ड में सबसे ज़्यादा नंबर लाकर टॉप किया है और ये सुनकर कविता खुश हो जाती है, लेकिन मायूस भी हो जाती है और अपनी सहेली के सामने फूट-फूट कर रोने लगती है। सरोज पूछती है कि क्या हुआ? तूने पूरे जिले और प्रदेश में टॉप किया है, फिर तुम रो क्यों रही हो? तो कविता आप पर बीती बताती है और कहती है कि मुझे तो आगे पढ़ाई करनी है और एक बड़ा अधिकारी बनना है, लेकिन मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत प्रताड़ित करते हैं। मुझे खूब काम करवाते हैं, मेरा पति मुझे रोज़ रात को मारता है, खूब मेरी पिटाई करता है और ये सुनकर सरोज भी रोने लग जाती है और कहती है कि तू कब इस नरक में रहेगी, एक ना एक दिन तो तुझे इससे बाहर आना ही पड़ेगा, वरना तू इसी तरह जीती ही मर जाएगी और एक दिन तुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। इससे अच्छा है कि तू अपनी पढ़ाई जारी रख और 11वीं की परीक्षा दे और आगे तू 12वीं भी कर लेना और आगे जाकर एक बड़ी अफ़सर बन जा। तू अगर ऐसे ही नरक में रहेगी तो अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे बिताएगी। सरोज कविता का काफ़ी उत्साह बढ़ाती है और कहती है कि तू आगे पढ़ाई कर, तुझे तेरे बहुत बड़े सपने थे, आखिर क्या हुआ तेरे उन सपनों का। इसके बाद कविता गहरी सोच में पड़ जाती है और थोड़ा समय और आगे बढ़ता है, लेकिन सरोज की बातें कविता के दिमाग में गहराई से बैठ जाता है और इसके बाद कविता के दिमाग में कई तरह के विचार आते हैं और एक दिन वो अपने ससुराल को छोड़कर भागने का ठान लेती है और एक रात वो अपने कुछ गहने जो उसके माता-पिता ने उसे दिए थे, उसे लेकर ससुराल छोड़ देती है और बस पकड़कर दिल्ली चली जाती है और वहाँ उसकी एक सहेली रहती है। वो सहेली वो दिल्ली में रहकर ही अपनी आगे की पढ़ाई को जारी करना शुरू कर देती है और कविता दिल्ली में एक सरकारी स्कूल में दाखिला ले लेती है और वो अपने 11वीं की परीक्षा देती है और 12वीं भी दाखिला में मिल जाता है और छात्रवृत्ति के आधार पे वो अपना दाखिला लेती है और अपनी दोस्त के घर पर ही रहती थी। उसके बाद कुछ पैसे और गहने थे जिनसे उसे गुजारा चलता था और धीरे-धीरे समय आगे बढ़ता गया। उसके माता-पिता और ससुराल वाले कविता को ढूँढ-ढूँढ कर हार मान चुके थे। उधर कविता अपने आगे की पढ़ाई जारी रखती है और समय के साथ वो 12वीं कक्षा में भी अच्छे नंबरों से पास हो जाती है और इसके बाद उसके अच्छे परिणाम के आधार पर उसे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है और वो बीए की परीक्षा भी काफ़ी अच्छे नंबर लाकर पास होती है और वो अपना नाम रोशन करती है और उसका लक्ष्य आगे एक बड़े अफ़सर बनने का था और एक दिन उसके कॉलेज में दिल्ली की कलेक्टर मैडम आती है। कलेक्टर मैडम अपने भाषण में अपने जीवन के संघर्षों को भी बड़े बच्चों के साथ साझा करती है। कविता कलेक्टर मैडम की कहानी सुनकर बहुत प्रभावित होती है और वहीं से कलेक्टर बनने की प्रेरणा पाती है। कविता उसी दिन ठान लेती है कि वो भी एक दिन कलेक्टर बनेगी, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कलेक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। उसे इस बारे में जानकारी नहीं थी और इसके बाद वो कलेक्टर मैडम का पीछा करती है और सौभाग्य से कलेक्टर मैडम की नज़र कविता पर पड़ जाती है। वो जो थी कविता से कहती है कि बेटा क्या हुआ? मैं तुम्हें कब से देख रही हूँ कि तुम मेरा पीछा कर रही हो। भाषण देते समय भी तुम मेरे अंदर एक अलग ही तेज दिखाई दे रहा था। बोलो बेटा क्या हुआ? कविता अपने जीवन की पूरी सच्चाई कलेक्टर मैडम को बता देती है। वो कहती है कि मेरा बाल विवाह हुआ है, मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान करते हैं, मेरा पति भी मुझे बहुत प्रताड़ित करता था। वहाँ से भागकर मैंने भी दिल्ली में एक सरकारी स्कूल में दाखिला लिया और अब बीए की परीक्षा दे रही हूँ। ये सुनकर कलेक्टर मैडम कहती है कि कविता बेटा तुम बहुत बहादुर हो और तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए कदम उठाया है। अगर तुम चाहो तो अपने भविष्य को बहुत सुनहरा बना सकती हो। और कविता उससे पूछती है कि मैडम मुझे आगे जाकर क्या करना चाहिए? मैं भी आपकी जैसी बड़ी अफ़सर बनना चाहती हूँ। तब कलेक्टर मैडम कविता को बताती है कि अगर तुम मेरे जैसा बड़ा अफ़सर बनना चाहती हो तो तुम्हें आईएएस की परीक्षा देनी होगी और ये परीक्षा काफ़ी कठिन होती है, लेकिन मुझे तुम पर काबिलियत पर नज़र
आ रही है, अगर तुम चाहो तो ये परीक्षा दो और इसकी तैयारी करो, एक दिन तुम भी एक अच्छी कलेक्टर बनोगी। और ये सुनकर कविता बहुत प्रभावित होती है। अब उसे अपना लक्ष्य मिल चुका था, वो समझ चुकी थी कि उसे कलेक्टर बनना है और इसके बाद वो बाकी परीक्षाएं पास करके आईएएस बनने की तैयारी में जुड़ जाती है और वो एक कोचिंग सेंटर में दाखिला लेती है। उसके बाद जो भी है गहने पड़े थे उसे बेचकर वो अपना दाखिला कराती है और कविता अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखती है। इसके बाद उसकी मुलाकात एक गांव के लड़के से होती है जो आईएएस की तैयारी कर रहा होता है। उसका नाम रवि था। कविता और रवि के बीच धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। रवि भी पढ़ाई में बहुत तेज था, उसकी ज़िंदगी की कहानी भी काफ़ी गंभीर थी। वो भी एक गरीब परिवार से था और अपने पूरे घरवार को छोड़कर कलेक्टर बनने के लिए दिल्ली आया था। धीरे धीरे दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है। दोनों एक दूसरे से उत्साह बढ़ाते हैं और एक दूसरे को पढ़ाई में आगे बढ़ने में मदद करते हैं और वो साथ में आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। एक के बाद वो आईएएस की परीक्षाएं ले देते हैं और एक पहली परीक्षा में दोनों अच्छे नंबर लाकर पास हो जाते हैं। उनके अंदर काफ़ी उत्साह था, दोनों मन लगाकर साथ में पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन जहाँ एक लड़का और एक लड़की होते हैं वहाँ पर रिश्ता दोस्ती से तक सीमित नहीं रहता है और ये रिश्ता एक समय पर आकर आगे बढ़ ही जाता है। दोनों के बीच नज़दीकियाँ और बढ़ती है और एक दिन रवि कविता को प्रपोज कर देता है और वो कहता है, कविता मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। कविता मन ही मन रवि से प्यार करती थी लेकिन वो चाह कर भी उससे हाँ नहीं बोल पा रही थी क्योंकि उसका लक्ष्य अभी कुछ और था और उसका पति अभी भी जिंदा था। कविता कहती थी कि मैं शादीशुदा भले ही हूँ, मैं अपने पति के साथ कभी भी नज़दीक नहीं हुई, लेकिन मैं तुमसे कुछ भी झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ। मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताना चाहती हूँ। तुम बहुत पसंद हो, लेकिन मेरा बाल विवाह हुआ और मैं अपने पति को छोड़कर यहाँ आई हूँ। और रवि कहता है, मुझे तुम्हारे पास से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तुम बहुत पसंद हो और मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। अब दोनों साथ में मिलकर कलेक्टर की आगे की पढ़ाई देंगे और साथ में कलेक्टर बनेंगे। इसके बाद कविता भी रवि को हाँ कर देती है। अब दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जब नज़दीकियाँ बढ़ जाती है तो वहाँ से लक्ष्य छूट जाते हैं और हुआ भी यही। धीरे धीरे रवि का पढ़ाई से मन हट रहा था जबकि कविता का ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित था। वो अपनी परीक्षा की तैयारी पूरी ज़ोरों शोरों से कर रही थी, लेकिन रवि के मन में सिर्फ कविता के ही ख्याल थे। अब अगली परीक्षा आ चुकी थी। कविता ने अपना मन पेपर खूब अच्छे से दिया और रवि भी ने अपना पेपर दिया, लेकिन परिणाम उम्मीद के बिल्कुल उलट निकलने। कविता अपनी परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हुई जबकि रवि फेल हो जाता है और ये देखकर रवि काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ। कविता ने भी रवि से कहा कि हम कुछ समय के लिए दूर रहेंगे क्योंकि अगर हम दोनों एक साथ ऐसे ही रहें तो इसका असर हमारी पढ़ाई पर पड़ेगा। अब आखिरी पड़ाव आ चुका है। कविता ने रवि की बात सुनी और खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि तुम सच में मुझे ऐसे सुना हो, मैंने सच में कलेक्टर बनने के लिए टॉप किया है। रवि हंसते हुए कहता है कि हाँ, तुमने पूरे ज़िले में टॉप किया है और अब तुम्हें कलेक्टर बनने का अवसर मिलेगा। मुझे खुशी है कि तुमने ये साबित कर दिया कि किसी भी मुश्किल को पार कर लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। कविता की आंखों में आंसू थे लेकिन वो अपने आंसुओं को छिपा नहीं पाई और उसने कहा कि ये सब तुमसे मिले समर्थन, प्रेरणा और मेहनत के कारण हो सका है। बिना तुम्हारी मदद के मैं रास्ता नहीं तय कर सकती थी। रवि और कविता दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। कविता के लिए ये सफलता सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी बल्कि ये हर उस कठिनाई, संघर्ष और दर्द का प्रतीक था जिसने उसने अपने जीवन में सहा था। कविता का जीवन अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा था और रवि भी उसकी सफलता को देखकर वह गर्व महसूस कर रहा था। अब दोनों जानते थे कि सफलता सिर्फ शिक्षा और कठिन मेहनत से नहीं बल्कि अपने सपनों के लिए लगातार लड़ने और हार ना मानने से मिलती है। अगले कुछ दिनों में कविता का इंटरव्यू हुआ जिसमें उसने शानदार प्रदर्शन किया और अपनी पूरी तैयारी की, साबित किया। परिणाम आया और कविता ने कलेक्टर बनने का सपना पूरा किया और रवि ने उसकी कड़ी मेहनत को देखा और कहा कि तुमने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए भी एक मिसाल पेश की हो जो समाज में दबावों और चुनौतियों का सामना करती है। तुमने अब हमें सिखाया है कि किसी भी स्थिति में अपने सपनों से समझौता नहीं करनी चाहिए। कविता ने कहा कि ये मेरी केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं, ये उन सभी लोगों की सफलता है जिन्होंने मेरे सपनों में विश्वास किया और मुझे हर कदम पर समर्थन किया। अब कविता कलेक्टर बन चुकी थी लेकिन उसका सफ़र यहीं
खत्म नहीं हुआ था, उसने रवि को कसम खाई थी कि दोनों एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ेंगे और अपनी मंजिल तक साथ आगे बढ़ेंगे। कविता ने रवि को गले लगाकर बहुत रोते हुए पूछा कि तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? रवि ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तो तीसरे अटेम्प्ट में भी फेल हो गया था और चौथे अटेम्प्ट में भी फेल हो चुका हूँ। ये सुनकर कविता का दिल भर आया। उसने मायूस होकर कहा, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन रवि ने हौसला देते हुए कहा कि कोई बात नहीं, तुम तो कलेक्टर बन गई हो ना, मैं उससे ही खुश हूँ। दोनों एक दूसरे के लिए फिर गले लगाया। इसके बाद कविता ने रवि से कहा कि मैं डीएम के पद पर नियुक्त होने से पहले तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे कानूनी तौर पर अपने पति से तलाक लेना पड़ेगा। कविता ने अपने पति को तलाक का नोटिस भेजा और जारी किया, लेकिन उधर जो है उसकी जवाब का कोई धीरे धीरे समय बीतता गया और रवि और कविता दोनों साथ रहने लगे थे। अभी शादी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कविता का अपने पहले पति से तलाक नहीं हो रहा था। इतने में कविता की पहली पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में हो गई, जहां उसे अपना कार्यभार संभालना था। सबसे पहले कविता अपनी माँ से मिलने घर गई। उसने घर जाकर अपनी माँ को ढूंढा, जो किचन से बाहर आई। अपनी बेटी को सामने देखकर माँ बहुत खुशी से झूम उठी। उन्होंने कविता को गले लगा और कहा, बेटी तू कहाँ गई थी? इतने साल तक हम बहुत परेशान थे। कविता ने अपनी माँ को बताया कि मैं दिल्ली में थी, वहाँ मैंने खूब मेहनत की और आज मैं कलेक्टर बन गई हूँ। ये सुनकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपने पति को बुलाया। कविता के पिता अपनी बेटी को देखकर खूब रोने लगे और कहते हैं कि बेटा मुझे माफ़ कर दो। इस समाज में बेटियों के साथ इतना गलत होता है, जिसके चलते मैंने तेरी नाबालिग अवस्था में ही शादी करा दी। तेरे ससुराल वाले ने तुझे बहुत प्रताड़ित किया, फिर भी मैंने तेरी एक नहीं सुनी। आज मुझे इसका खूब एहसास हो रहा है। कविता के पिता रो रो कर उसके माफ़ी मांगने लगे। कविता ने अपने दोनों माता पिता को गले लगाते हुए कहा, अब सब ठीक है, आप मेरे साथ चलिए, हम अब एक अच्छे घर में साथ में रहेंगे। इसके साथ ही कविता के माता पिता भी उसके साथ रहने लग गए और धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन हो रहा था। माँ ने उससे कहा कि बेटा, अगर तुम्हें अपने काम से थोड़ी सी फुर्सत मिल जाए तो हमें प्रयागराज कुंभ मेले में ले चलो। कविता ने अपनी नौकरी से 2 दिन की छुट्टी लेकर अपने माता पिता के साथ प्रयागराज जाने का फैसला किया। यहाँ महाकुंभ सर्दी का सबसे बड़ा आयोजन था। वहाँ कुंभ मेले की रौनक अपने चरम पर थी। साधुओं और चमत्कारिक संतों की भीड़ थी। मेले का माहौल अद्भुत हो गया था। डीएम मैडम कविता अपनी माँ और पिता के साथ इस पवित्र महाकुंभ मेला घूम रही थी और वो गंगा नदी के घाट पर पहुंची, जहाँ स्नान हो रहा था। तभी अचानक एक नंगा साधु वहाँ आता है और कविता की पैर पकड़ने लग जाता है। कविता ने चौंके हुए साधु से पूछा, आप मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हो? साधु महात्मा ने अपने मुंह से राख हटाया और देखकर कविता चौंक गई। वो साधु कोई और नहीं बल्कि उसका पहला पति था। कविता ने कहा, आप साधु के रूप में कैसे? साधु यानी कि कविता के पति से कहा, जब तक तुम मेरे साथ थी मैंने कद्र नहीं की, मैंने तुम्हें रोता मारता था, पीटता था, लेकिन जब तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मुझे ही बहुत कड़ू हो गया और मैं माता पिता का ना बहुत बारा था। धीरे धीरे मैं दुखी हो गया। मैंने खूब तुम्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तुम नहीं मिली। मैंने एक अच्छी औरत को खो दिया और बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। कुछ सालों तक मैं इधर उधर पागलों की तरह घूमता रहा। इसके बाद मैंने निश्चय किया कि अब मैं संन्यास ले लूँगा और जब मैंने साधु बनने का फैसला किया। ये सुनकर कविता और उसके माता पिता के होश उड़ गए। वो साधु रोते हुए बोला, मैं तुम्हें खूब मारा था, खूब प्रताड़ित किया था, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। कविता ने अपने पहले पति से कहा कि अगर आप मुझे नहीं मारते, नहीं प्रताड़ित करते तो आज मैं कलेक्टर नहीं बन पाती। नियति ने यही लिखा था, जो भगवान चाहते थे वही होता है। अगर आप और अपने माता पिता मुझे प्रताड़ित करते थे और आज मैं डीएम नहीं बन पाती। इसके बाद डीएम मैडम यानी कि कविता उस अघोरी साधु को उसके पहले पति से कानूनी तौर पर तलाक ले लेती है और तलाक के बाद कविता और रवि की शादी हो जाती है। उनकी शादी बेहद धूमधाम से होती है। दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहने लगते हैं और शादी के बाद कविता और रवि एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बेखूबी निभाए। कविता अपने डीएम के पद पर रहते हैं, पूरे समाज में कई सकारात्मक बदलाव लाए। उन्होंने महिलाओं के लिए, अधिकारियों के लिए और शिक्षा के लिए कई योजनाएं शुरू की, जिससे कई लड़कियों को
अपने पूरे सपने पूरे करने का मौका मिला और रवि ने भी अपने कलेक्टर बनने के सपने को भी जीने का फैसला किया और कविता के समर्थन से एक बार फिर से परीक्षा की तैयारी शुरू की और इस बार रवि ने पूरी लगन और मेहनत से पढ़ाई की और आखिरकार वो भी कलेक्टर बनने में सफल हो गया। दोनों ने अपने अपने क्षेत्रों में आदर्श बनकर समाज को सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया और उनकी कहानी में ना केवल लोगों को प्रेरित किया बल्कि ये भी दिखाया गया कि अगर सही समय पर फैसले लिए जाएं और सच्चे साथी का साथ हो तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। उसकी सफलता की कानूनी कहानी पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया और कई युवा उसके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने सपनों को साकार करने लगे और आगे बढ़ते रहे। कविता और रवि का जीवन एक प्रेरणादायक कहानी बन गया जो समाज में परिवर्तन और उम्मीद की किरण लेकर आया। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी को दुखी करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य आपको जागरूक करना और सतर्क करना है ताकि आप इन कहानियों से सीख लेकर समाज में एक सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बन सके। कहानी का संदेश कविता और रवि की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर हम अपने लक्ष्य पर दृढ़ हो जाएं, सही मार्गदर्शक पाते तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती है। और ये कहानी महिलाओं की शिक्षा, आत्मनिर्भरता और समाज पर समानता के महत्व को भी उजागर करती है। समाज को संदेश इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हर व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए, किसी भी प्रकार की प्रताड़ना को सहन नहीं करना चाहिए। हमें महिलाओं की शिक्षा और स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आपसे निवेदन है कि हमारे आपको क्या सीख मिलती है। हमारे देश में आज भी कई ऐसी जगह है जहां बाल विवाह होती है, कुप्रथा जारी है। कई लड़कियां के माता पिता उनकी बचपन में ही शादी तय कर देते हैं जिससे उनके सपने अधूरे रह जाते हैं। इसमें आपकी क्या राय है? कृपया आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।